और चलिए अब खबरों को देखते हैं तफसील से। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को लेकर, जहां पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान आया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद एक भी जान नहीं जाने दी है। इंटरनेट हमसे ज्यादातर जो वो दहशतगर्द है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। 2 से 3 महीने में 50,000 नौकरी देगी सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद एक भी जान नहीं जाने दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंटरनेट हमसे ज्यादा दहशतगर्द हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 से 3 महीने में 50,000 नौकरी सरकार देगी। तो इंटरनेट को लेकर जो लगातार लोगों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इंटरनेट की जो खदमात है उसको शुरू किया जाए, उसको लेकर गवर्नर का यह बयान काफ़ी मायने रखता है। जहां पर उन्होंने बताया कि इंटरनेट हमसे ज़्यादा दहशतगर्द हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उसके ऊपर पाबंदी अभी जारी रह सकती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो क्योंकि लगातार धीरे धीरे करके पटरी पर जिंदगी आ रही है, मामूल पर जिंदगी आ रही है, लेकिन उन सब के बावजूद भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो कोई ना कोई हरकत करता लगातार रहता है। कभी चौकियों को निशाना बनाता है, कभी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है, कभी सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करता है। और क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जो एक जगह से दूसरी जगह पर तशद्दुद भड़काने के काम आता है, और ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक बताते हैं कि 370 हटने के बाद एक भी जान नहीं जाने दी है। और क्योंकि इंटरनेट को खोलने की बात लगातार कही जा रही है कि मोबाइल पर इंटरनेट की शुरुआत कर दी जाए, लेकिन इंटरनेट हमसे ज़्यादा दहशतगर्द हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। इसके अलावा 2 से 3 महीने में 50,000 नौकरी देगी सरकार। इस बात की भी जो नज़रिया है उसको अलग तरीके से देखना चाहिए कि जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात लगातार कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर में विकास होगा, और उसका पहला कदम अगर हम देखें तो 2 से 3 महीने में वो नज़र आने लगेगा, जहां पर 50,000 नौकरी देने की बात गवर्नर सत्यपाल मलिक की जानिब से कही गई है कि सरकार 2 से 3 महीनों में 50,000 नौकरी देगी। तो वाकई में ये बयान काफ़ी अपने आप में अहम हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो दहशतगर्दी के ऊपर लगातार शिकंजा कस रहा है और उनको पनाह देने वालों को भी उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा है, जरा पहले वो सुन लेते हैं। 6 महीने में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इतना कुछ होगा कि जो पार वाला कश्मीर है वहां के लोग ये कहने लगेंगे कि हम उन जैसा होना चाहते हैं। केंद्र सरकार के सारे मंत्रालयों में बैठकें चल रही हैं, क्या क्या काम हम कर सकते हैं। वहां लोग विजिट कर रहे हैं, मंत्रालयों की टीमें आ रही है, रोज कम से कम एक डेलीगेशन मुझसे मिलता है। कि जब ये किया गया था तो हमारा जो टोटल फोकस था वो इस पे था कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसमें एक भी जान का नुकसान हो। बहुत शोर मचाया जाता है कि टेलीफोन नहीं हुआ, दिक्कत हो रही है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि ये दिक्कतें पहले भी थी जब टेलीफोन नहीं था। 10-20 दिन इन दिक्कतों को आप भुगत लें। हमारे लिए एक भी कश्मीरी भाई की जान महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि एक भी आदमी की जान हमारे हिस्से लगे। अब से पहले जब यहाँ इस तरह की घटनाएं हुई तो मुझे बताया गया, मैंने देखा भी है, 2008 में शुरू के पहले 2 हफ्ते में 50 से ज्यादा लोग मरे थे। 2010 में 100 से ज्यादा लोग मरे थे। 2016 में 80 से ज्यादा लोग मरे थे। अब अगर लोगों को ह्यूमन लाइफ की कोई कदर नहीं है, उनकी तो अलग बात है, लेकिन हमको है। हमने पंचायत के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अब भी इतना रेस्ट्रेन रखा है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं होने दिया। थोड़ा बहुत जो लोग उपद्रव करके घायल हैं वो भी सब कमर के नीचे हैं। अगर कोई लॉस ऑफ लाइफ हुआ, हमारी फोर्सेस का तो हुआ है एक आध जगह, लेकिन हमने कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होने दी और हम इसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको आप समझने की कोशिश करें, आप सब विद्वान आदमी हैं। ये जो मीडिया है, खासतौर जो माध्यम है इसका, फोन वाला, इंटरनेट वाला, ये किसके काम आता है? थोड़ा बहुत हमारे काम आता है, लेकिन ज्यादा ये टेररिस्ट के काम आता है, पाकिस्तानियों के काम आता है, मोबिलाइज करने के काम आता है, इंडोक्ट्रिनेशन के काम आता है। ये एक तरह से हमारे खिलाफ हथियार है।
इसलिए हमने इसको रोका हुआ है और धीरे धीरे हम उसको खोल देंगे एज ऑन। तो आप सुन रहे थे गवर्नर सत्यपाल मलिक को। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल दहशतगर्द करते हैं और वो इसी इंतज़ार में हैं, इसी ताक में हैं कि कब इंटरनेट शुरू हो और कब वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे। इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा नहीं हुआ करता था कि क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन बावजूद उसके लोग आराम से रहते थे। लेकिन अब क्योंकि लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादातर दहशतगर्द उठाने की फिराक में है और इसीलिए उन्होंने बताया है कि क्यों आखिर अभी तक इंटरनेट पर पाबंदी आयद है। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा गवर्नर की जानिब से कहा गया है कि 2 से 3 महीने में 50,000 नौकरी सरकार की जानिब से मिल जाएगी, क्योंकि सभी अलग अलग जो वजीर है मरकजी हुकूमत में वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर इसके ऊपर बैठकें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर में किस किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से जंग की धमकी दी है। पाकिस्तान के वजीर रेल शेख राशिद ने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में हिंदुस्तान के साथ आखिरी जंग हो सकती है। तो वो पाकिस्तान जिसके पास अपने खुद की इकोनॉमी संभालने के लिए पैसा नहीं है, वो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी गधों के भरोसे चलती है, वो हिंदुस्तान से जंग लड़ने की बात कह रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि वो बाकायदा उसकी तारीख भी मुकर्रर कर रहे हैं कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में हिंदुस्तान के साथ आखिरी जंग हो सकती है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान से उन्होंने लड़ाई लड़कर हमेशा ही मुंह की खाई है और इस मरतबा भी मुंह के खाने की सोच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक मरतबा फिर से जंग की धमकी दी है, वो जंग की धमकी नहीं बल्कि एक तरीके से गिदड़भबकी कही जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर रेल शेख राशिद का यह कहना है कि अक्टूबर नवंबर में हिंदुस्तान के साथ आखिरी जंग हो सकती है। अलग अलग जंगों में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, हर वक्त मुंह की खाता आया है पाकिस्तान और एक मरतबा फिर से अपनी जग हसाई कराने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर रेल शेख राशिद का बयान कुछ इसी तरफ इशारा करता है कि वो चाहते हैं कि जंग हो। यानी कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से जंग की धमकी दी है, लेकिन इसको दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो गिदड़ भभकी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो इतनी पावर है ना इतनी इकोनॉमी है कि वो इंडिया जैसे ताकतवर मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी देखे। कर्नल यूएस राठौड़ हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान के पास कुछ है तो नहीं है, अर्थव्यवस्था उसकी डूबी हुई है, इकोनॉमी को उसकी जो है वो डाउन गई हुई है, गधों के भरोसे उनकी पूरी इकोनॉमी चल रही है, बावजूद उसके गिदड़ भपकी देने के लिए वो लगातार कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान के वजीर रेल शेख राशिद कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हिंदुस्तान के साथ आखिरी जंग हो सकती है। क्या कहा जाए इसको कि घर में नहीं है दाने अम्मा चनी भुलाने? कर्नल साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? लगता है राब्ता नहीं हो पाया। एक मरतबा फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से जंग की धमकी दी है। पाकिस्तान के वजीर रेल शेख राशिद ने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में हिंदुस्तान के साथ आखिरी जंग हो सकती है। और ये जो धमकी दी गई है दरअसल वो एक गिदड़ भभकी है, वो दिखाने के लिए कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं मजीद बातचीत के लिए, रिटायर्ड हैं और उनको काफ़ी तजुर्बा है इस तरह की लड़ाइयों को देखते हुए। कर्नल साहब, क्योंकि अगर हम देखें कर्नल यूएस राठौर कि पाकिस्तान को हमेशा हिंदुस्तान ने मुंह की खिलाई है और इस मरतबा फिर से कह रहे हैं पाकिस्तान के वजीर रेल शेख राशिद कि अक्टूबर नवंबर में हिंदुस्तान के साथ आखिरी जंग हो सकती है। देखिए, मैं इसे गीदड़ भक्ति नहीं मानता हूँ। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले इमरान खान ने जब पाकिस्तान की आवाम को एड्रेस किया था जी, तो उन्होंने भी यही जुबान बोली थी और कहा कि न्यूक्लियर वॉर के नतायज बहुत बुरे होंगे। तो अगर आप इसे देखें, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्केल डाउन करना, एयर स्पेस को फिर बंद करने की बात करना, लैंड रूट्स को बंद करने की बात करना, वो जो समझौता एक्सप्रेस को बीच से बंद कर दिया था, तो ये सारी चीजें जोड़ के देखने की जरूरत है।
आज शेख राशिद ने दो बातें कही हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल कश्मीर का उनके मुताबिक निर्णायक दौर में आ गया, यही बात इमरान खान ने कही थी। और इन्होंने ये भी कहा है कि भारत के साथ ये आखिरी जंग होगी। जी, भारत के साथ ये आखिरी जंग होगी, ये बात समझने वाली है। आखिरी जंग का मतलब क्या है? या तो ये इतनी हिम्मत करेंगे कि पूरा कश्मीर पे कब्जा करेंगे, जी, या ऐसा होगा कि न्यूक्लियर वार होगा, उसके बाद के नतीजे इतने बुरे होंगे कि लोग जंग की तरफ सोचेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये रेलवे मिनिस्टर हैं वहां पर और इमरान खान की कैबिनेट के ये मेंबर हैं। इसको गीदड़ भक्ति कह के हमारी मीडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए जी, ये बिल्कुल सीरियसली लेने वाली बात है। और इमरान खान से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी वर्ल्ड बॉडी जवाब तलब करे जी, कि ये आपके मिनिस्टर आपकी एड्रेस टू नेशन के बाद ये बात कह रहा है, इसके मतलब क्या है ये जरा समझाया जाए, ताकि इनकी नीयत साफ हो वर्ल्ड बॉडी के सामने। जी, ये बहुत जरूरी है। इनको इस बात से इनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये ऐसा कर नहीं सकते, ये कर सकते हैं। उधर में एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिसको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। जी, पूरी एक गवर्नमेंट है जो कि पूरी तरीके से फेल हुई है पब्लिक उम्मीदों के ऊपर, इकोनॉमी की बुरी हालत है। जी, तो फिर उसको तो सिर्फ एक ही रास्ता है बचने का, जी, वो है कि किसी तरह भारत के साथ जंग हो और पब्लिक की ओपिनियन। लेकिन कर्नल यूएस राठौर, आप जो कह रहे हैं जंग की बात जो है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, आखिर हम कितने तैयार हैं जंग के लिए? क्या ये भी बात निकल कर सामने आ जाए? ये बात दीगर है, ये एक अलग मौजू है। लेकिन जो पाकिस्तान की धमकियां हैं, इन्हें धमकियां न समझा जाए। आखिर पाकिस्तान की वॉर की धमकी इमरान खान से कौन बड़ा है जो देगा? जी, इमरान खान कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान गवर्नमेंट का मुखिया है, प्राइम मिनिस्टर है, मानता हूँ उसके ऊपर चीफ ऑफ जनरल बाजवा का हाथ है जी। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि न्यूक्लियर जंग होगी, तो हम कौन होते हैं उसको डाइल्यूट करने वाले? हम तो ये कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए। न्यूक्लियर जंग का मतलब क्या होता है? आखिरी वार होगा, क्या मतलब होता है? अगर आपकी कोई ऐसी नीयत है, मंशा है, तो साफ कीजिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मज़ीद बातचीत के लिए हमसे और अपनी बात रखने के लिए कर्नल यूएस राठौर साहब। और ये देखना अहम होगा कि अब इसको किस नज़रिए से लिया जाए, लेकिन फिलहाल इसको गीदड़ भभकी ही कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कर्नल यूएस राठौर ने कहा है कि इसको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें भी अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। और कश्मीर में जिस तरीके से लगातार मुद्दे हो रहे हैं, उसके बाद से प्रकाश जावड़ेकर का क्या कुछ कहना है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सुनते हैं जरा। उसके बारे में और उनकी बहुत सफल विदेश यात्रा के बारे में उनको बहुत सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बधाई दी। आज 3-4 निर्णय हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है एफडीआई का, जिसका वर्णन पीयूष जी आपको करेंगे। जो 3 अन्य निर्णय है जिसका मैं संक्षेप में बताऊंगा। एक तो मेडिकल कॉलेज, 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला आज किया। 75 new medical colleges with 24,375 crore investment, 24,000 करोड़ रुपए के खर्चे से 75 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इससे 15,700 एमबीबीएस की नई सीटें तैयार होगी। 15,000 नहीं, वो फुल उन्होंने कैलकुलेट किया, मैंने 15,700, 24,375। और ये सभी जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, ऐसे अनसर्व्ड जिलों में किए जाएंगे। एक तरह से विकास के इसमें जो पिछड़ गए थे, जिनको अवसर नहीं मिला था, जो आकांक्षी जिले हैं और बाकी ऐसे जिले हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसको ये प्राथमिकता दी जाएगी। जहां मेडिकल कॉलेज है वहां खोलने का मुद्दा ये नहीं है। ये
आज तक अभी पिछले 5 साल में मेडिकल के एमबीबीएस और पीजी मिलकर 45,000 एडमिशंस नए बढ़ाए हैं सीट्स, 45,000 सीट्स इन एमबीबीएस एंड पीजी पुट टुगेदर। और आज तक अभी 82 कॉलेजेस पिछले 5 साल में मंजूर किए और अभी 75 किए हैं। इतना एक्सपांशन दुनिया में किसी भी दूसरे देश में मेडिकल एजुकेशन का नहीं हुआ है। दिस इज द बिगेस्ट एवर एक्सपांशन of medical education facilities throughout the world, and in 5 years we have done this, and now this is next 3 years. So this is one major decision which will benefit thousands of students every year, and ultimately the poor and the rural population will benefit, because it will create देहातों में और ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की ज्यादा उपलब्धता और सभी शहरों में भी होगी। तो सबको जो अपने यहाँ एडवर्स रेशियो है पेशेंट टू पॉपुलेशन टू डॉक्टर, वो भी सुधर जाएगा। तो ये मोदी सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि 182 नए कॉलेजेस मंजूर किए, अनेक खुले भी और शुरू भी हुए 5 साल में, और ये नए 75 हो रहे हैं 3 साल में। तो ये बहुत बड़ी लॉन्ग जंप जिसे कहते हैं वैसा है, और इससे देश का मेडिकल का स्वास्थ्य का चित्र बहुत सुधरेगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है किसानों के लिए, गन्ने किसानों के लिए। गन्ना किसानों को 60 लाख मेट्रिक टन शक्कर निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला आज किया है। So we are granting export subsidy for exporting 60 lakh metric ton of sugar, 60 lakh, 60. और this will cost exchequer 6,268 crore, 6,268 करोड़, 6,268 करोड़ लगेगा। और इससे ये जो पैसा देंगे 6,000 करोड़, ये सीधे किसान के खाते में जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि है। तो उसका बकाया जो हर साल रहता था, मैंने पहले भी आपको ब्रीफ किया, जब 40 लाख टन का बफर स्टॉक का निर्णय लिया, उसका भी पैसा हमने किसान के सीधे खातों में जमा किया है। अब ये भी जो शुगर जो निर्यात होगी, उसका भी पैसा किसान के खाते में जाएगा। और क्योंकि अपने यहाँ जो सरप्लस स्टॉक है वो 162 मेट्रिक टन का है, 162 लाख मेट्रिक टन, इतना ज्यादा स्टॉक है। उसमें 40 लाख मेट्रिक टन का बफर स्टॉक किया है, 60 लाख मेट्रिक टन का आज निर्यात के लिए सब्सिडी दिया है, और इथेनॉल से लाखों मेट्रिक टन का उपयोग हुआ है, क्योंकि इथेनॉल को हमने अच्छे दर दिए हैं, रेट्स अच्छे दिए इथेनॉल को। तो इथेनॉल में भी बहुत सारे गन्ने का उपयोग हुआ है। इस तरह जो 15-15 रुपए शक्कर के दाम कम होकर जो एकदम घाटा हुआ था किसानों का, तो वो अब बचेगा और दाम भी ठीक रहेंगे और किसान को नुकसान नहीं होगा। ये इसका प्रमुख फायदा है। सो दिस विल बेनिफिट मिलियंस ऑफ फार्मर्स हु आर ग्रोइंग शुगर केन इन Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, and all other states, Karnataka, Punjab. So all over this will benefit millions of farmers. तीसरा एक बड़ा निर्णय लिया है, इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे अपना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, वैसा एक इंटरनेशनल कोएलिशन हो, ये एक है। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक दूसरे से सीखना, बेस्ट स्टोरी शेयर करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू फाइट डिजास्टर्स। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये
यूएन में जब प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो तब वो लॉन्च करेंगे यूएन में। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी एक कंडीशन थी कि इस दिशा में जाना है। और एडेप्टेशन का हमारा जो एनवायरनमेंट का प्रोग्राम है उसमें भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि डिजास्टर से नुकसान गरीब का होता है। डिजास्टर से नुकसान सागर किनारे रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों का होता है। डिजास्टर से नुकसान सभी जगह जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, और आपको मालूम है लो लाइंग एरियाज में सबसे ज्यादा गरीब बस्ती होती है, तो वहां होता है। और इसलिए गरीबों को एक नया रक्षा कवच, और इस बाढ़ का संकट जो भारत में आया, इसमें हमने देखा है कि कैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अच्छा काम करता है और उसका फायदा होता है। तो वैसा ही इस बार भी ये एक इंटरनेशनल, जैसे हमारा सोलर अलायंस है, वो एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, वैसे ये दूसरे क्षेत्र में है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, और इसलिए इसका भी महत्व है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक अच्छी खबर है कि जैसे हम स्कूल के बच्चों को ओलंपियाड करते हैं, जहां अटल टिंकरिंग लैब्स खुले हैं, जैसे हम पिछले 4 साल से इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स का हैकाथॉन करते हैं, आप सभी लोग उसमें आते हैं, वैसे वर्ल्ड स्किल एक ओलंपियाड ही होता है स्किल्स का एक तरह से। वो इस बार रशिया में हुआ। इसमें 63 देशों के 1300 कॉम्पिटिटर्स ने भाग लिया। भारत के 60 से ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए, स्टूडेंट्स। और इस बार हमने पहली दफा गोल्ड मेडल जीता है, वर्ल्ड स्किल का सिल्वर भी जीता है, और 2 ब्रॉन्ज पदक भी जीते हैं। तो हमारे युवा शोधकों ने, और जो गोल्ड मेडल जीता है वो वाटर टेक्नोलॉजी में जीता है। तो स्किल में नए स्किल सेट्स तैयार करके वो वहां करके दिखाना होता है। जैसे हैकाथॉन में भी हम आईटी के और हार्डवेयर के प्रयोग करके दिखाते हैं वहां स्टूडेंट्स, वैसे ये भी स्किल सेट के प्रयोग किए हैं। ये बहुत अच्छा हमारे स्किल मिशन का एक अच्छा सक्सेस है कि दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट हैज बीन बिल्ट इनटू द यूथ्स एंड दे आर नाउ गेटिंग एक्नॉलेज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके लिए इसका भी एक प्रेस नोट देंगे। एफडीआई के लिए पीयूष जी कहेंगे। हम कई वर्षों से भारत में निवेश बड़े रूप में आए और आर्थिक प्रगति में बजाय कि सिर्फ लोन लेना या डेट देश के ऊपर और ब्याज का और लोन को अदा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को सिर्फ डेट के रूप में लाने के बदले विशेषकर मोदी सरकार ने गत 5 वर्षों में एफडीआई के ऊपर ज्यादा बल दिया है, जिसके कारण वे पिछले 5 सालों में 2014 से 19 के बीच 286 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई, रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आया है। उसके पिछले 5 साल में यही आंकड़ा लगभग 189 बिलियन था, तो 1.5 गुना पिछले 5 साल में एफडीआई आया। और जो आखिरी वर्ष था 2018-19, उसका जो प्रोविजनल आंकड़ा है 64.37 बिलियन डॉलर्स, वो आज तक के कोई वर्ष में आए हुए एफडीआई में सबसे ज्यादा है। इसी कड़ी में कैसे एफडीआई को और प्रोत्साहन दें, भारत में बड़े रूप में एफडीआई आए, इसकी लगातार भारत सरकार चिंता करती है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तुतिकरण में भी इसका संकेत दिया था कि एफडीआई को कैसे, एफडीआई रूल्स को कैसे और लिबरलाइज करके हम भारत में बड़े रूप में एफडीआई को प्रोत्साहन दे सके। और जबकि एक विश्व स्तरीय एक प्रकार से नचीलापन चल रहा है, देयर इज अ लिटिल slowing down of FDI flows worldwide. In this situation also, we hope that India will continue to maintain
its preeminent position and growing FDI, and to make India a more attractive FDI destination, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव FDI के रूल्स और रेगुलेशंस में आज कैबिनेट की बैठक में मंजूर किए गए। कोल माइनिंग में अभी तक 100% FDI ऑटोमेटिक रूप से सिर्फ कैप्टिव कंजम्पशन के लिए अलाउ किया गया था, और जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, वॉशरीज हो, क्रशिंग हो, इन सब के लिए उनको सिर्फ स्टैंड अलोन प्लांट्स को अलाउ किया गया था। अब डिसाइड किया है कि 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए पूरी जो एक्टिविटीज लगती हैं, जो भी एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उस सभी कामों के लिए 100% FDI कोल माइनिंग में अलाउ किया जाए, और जो एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोसेसिंग का, जिसमें कोल वॉशिंग है, क्रशिंग है, कोल हैंडलिंग है, सेपरेशन है, इन सब एक्टिविटीज में भी 100% FDI ऑटोमेटिक रूप से अलाउ किया जाएगा। इसके साथ साथ एक सभी लोग आजकल देख रहे हैं कि विश्व में काफी हलचल होने के कारण कई लोग नए जगह पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाना चाह रहे हैं, जिसमें भारत को भी वो एक प्रमुख रूप से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आज विश्व में हमें देखने को मिलती है। कई लोग चाह रहे हैं कि भारत में आके अपने प्रोडक्ट्स भारत की मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी भारत में फैसिलिटीज बनाएं। उसमें कुछ ऐसे रेगुलेशंस में कठिनाइयां थी, जिसके कारण हम बड़े रूप से लोगों को भारत के प्रति आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। उसको आज काफी लिबरलाइज किया गया है, और FDI के रेगुलेशंस को लिबरलाइज करके हमारा विश्वास है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाएगा, सरलता आएगी लोगों को काम करने में, बड़ी मात्रा में विदेश से निवेश आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बढ़ेगी, FDI रेजिम सिंप्लीफाई हो जाएगा, लिबरलाइज हो जाएगा, जिससे आर्थिक प्रगति भी बढ़ेगी, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा, और बड़े रूप में भारत के युवा युवतियों को नौकरी के साधन मिलेंगे, नए रोजगार के साधन मिलेंगे। उसके लिए सबसे पहला जो बदलाव किया है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% ऑटोमेटिक रूप से FDI को अलाउ किया गया है। अभी तक जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती थी, उसको तो 100% FDI अलाउड था, लेकिन वो थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती थी तो वो अलाउड नहीं होता था। आज विश्व भर में जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, उसमें जो काम करने का तरीका है, उसमें कई कंपनियां एक बड़े मैन्युफैक्चरर को, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है,